हाँ जी, तो परीक्षा, प्रथम एंड प्रत्युष प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। सर बस 2 मिनट में कर रही हूँ। ओके प्रत्युष, बेटा आप अपना कैमरा ऑन कर दो प्लीज। एंड प्रत्युष मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास आपने मिस करी थी तो मैंने लास्ट क्लास का आपको वीडियो भेजा था, हैव यू सीन दैट वीडियो? और आपने जो मैंने पेजेस पढ़ने के लिए बोले थे वो पढ़ लिए? यस सर। और पेजेस भी पढ़ लिए जो होमवर्क में बताया था? यस। ग्रेट। चलो हाँ जी गाइस, तो कोई ऐसा जिसने पढ़ा नहीं है, जो मैंने दिया था 3-4 पेजेस पढ़ने के लिए बोले थे? एनीवन? और अगर पढ़ लिया तो थम्स अप करके बताओ जल्दी से। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर पढ़ लिया है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके आई कैन सी अवनी, परिका, आरव, प्रत्युष ने ऑलरेडी बता दिया। ओके स्निग्धा? सर 2.4 नहीं पढ़ा, बाकी सारे पढ़े। क्यों? 2.4 देख के अच्छा सा नहीं लगा? बड़ा कलरफुल सा है। 2.4 ने क्या बिगाड़ा था तेरा? इतना कम होमवर्क दिया था मैंने, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, ऐसे अभी करोगे तो काम कैसे चलेगा भाई? क्या रीजन था, क्यों नहीं पढ़ा? क्लास से पहले शुरू किया, थोड़ी देर पहले, है ना? नहीं नहीं, क्लास से पहले तो मैथ्स की चल रही थी, फिर? टाइम नहीं मिला। अरे ऐसे नहीं बोल स्निग्धा, तेरे को पता है ना, अगर ऐसे करोगे ना, अभी टाइम नहीं मिला, अभी तो मैंने कुछ भी होमवर्क नहीं दिया यार। अभी तो एक क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया। अभी मैं जब देना शुरू करूंगा, अभी तो हम बहुत स्लो है बिल्कुल, अभी तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि एक थोड़ा सा हम, जैसे होता है ना, आपने कभी देखा है क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट इंटरेस्ट है? नहीं है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, अच्छा चलो देखा है कभी थोड़ा बहुत तो पता होगा। अगर कोई बैट्समैन आता है, आजकल तो T20 हो गया, तो आती पहली बॉल पे छक्का मारता है। वरना होता क्या है नॉर्मली, अगर वनडे की हम बात करें तो यू टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, राइट? है ना? कुछ couple of balls, couple of overs to settle down, and then once you are in the groove, once you are feeling the कि हाँ भाई क्या मूवमेंट है, क्या कितना पेस है पिच का, once you are able to assess that, फिर उसके बाद अपने शॉट्स मारना शुरू करते हैं, क्या नहीं है? तो इसी तरीके से हम लोग भी जब अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी कपल ऑफ क्लासेस लिए आपके, आज आपकी तीसरी क्लास है। हम लोग एकदम से सिक्सर से शुरू नहीं कर रहे कि एकदम मैं आपको बहुत सारा काम दे रहा हूँ या बहुत सारा कंटेंट कवर कर रहे हैं, तो हम बहुत कम कर रहे हैं अगर मैं वैसे बात करूँ। इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक फील बनना शुरू हो, एक थोड़ा सा वापस से मूवमेंट में आए, क्योंकि 11th की अभी अभी पढ़ाई खत्म हुई थी, अभी अभी हमने पेपर दे के चुके थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, है ना? तो वापस उस ग्रुप में आए। लेकिन जैसे ही हम उस ग्रुप में आएंगे तो भाई फिर भागेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो इस चीज के लिए तैयार रहना है स्निग्धा, फिर अगर अभी काम नहीं होगा तो फिर तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है? और आसान तरीका क्या बताया था काम खत्म करने का? जब क्लास होती है, क्लास खत्म होने के बाद इमीडिएटली उसी दिन काम करो, ठीक है ना? तो ऐसे मत करो कि उसको हम डेफर करें कि जिस दिन क्लास होगी सर की अगली, उस दिन बैठेंगे काम लेकर के, नहीं करना तो है ही ना यार, तो आज ही खत्म करना। तो आज का जो होमवर्क दूंगा प्लीज उसको आज ही खत्म करेंगे सब लोग, ठीक है? चलो ओके गाइस, तो बाकी सब लोगों ने पढ़ लिया है। शगुन तू रोज लेट आ रही है, क्या चक्कर है, कहाँ अटक जाती है? सर क्लास थी मैथ की। कितने बजे खत्म होती है? 4:30। तो तू तो 4 बजे आ गई मेरे पास। आधे घंटे की छोड़ दे सर। तो ये रोज तेरी मैथ्स वाले सर रोज ही क्लास लेते हैं क्या? तूने 2.5-3 घंटे की Yes, रोज sir. रोज का ब्लॉक करा हुआ था, मैंने देखा तूने जो भेजा था, मैंने कहा ये क्या है, ये तो बड़ा यस सर, मुश्किल है। ऑनलाइन है सर। हाँ नहीं नहीं दैट इज ओके, बट रोज क्लास लेते हैं 2-3 घंटे की। हाँ उनको बोलो और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं चलो तो शुरू सर करते हैं भाई। अपना हाँ सर बताओ अपना बताओ। ये टाइम कंफर्म है? हाँ यार ये कंफर्म है अनफॉर्चुनेटली, और कोई टाइम नहीं बैठ पा रहा है। मैंने बहुत R&D करके देख ली, सब तुम्हारा एक एक्सेल बना लिया सबका, तो कहीं ना कहीं आरव या आरम का टाइम क्लैश कर रहा है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैं बड़ी मुश्किल से उम्मीद लगा के बैठा था 4 से 5 के आसपास का टाइम निकाल लूंगा, तो वहाँ आरम अरब का क्लैश कर रहा है। फिर उसके बाद का मैंने सोचा निकाल लूंगा, तो प्रथम का क्लैश कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बैठ पा रहा है। ये कर सकते हैं हम कि हम 4 से 4:30 का जो टाइम है, इसको थोड़ा सा प्रीपोन कर सकते हैं, अगर तो वो कर सकते हैं। वो शगुन तेरे ऊपर है, क्योंकि अब तो कहेगी मेरी क्लास है, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तेरी रोज क्लास है, अब मैं क्या करूँ? तो हम अगर कर Yes, सकते हैं sir. तो अभी चलो, अब टॉपिक छिड़ गया तो इसलिए बता ही तो सब लोग, अगर 3:30 से 4:30 कर सकते हैं, शगुन से पहले पूछ रहा हूँ चलो, क्योंकि शगुन का ही क्लास क्लैश कर रहा है, बाकी तो किसी का नहीं कर रहा।
हाँ शकुन, नो सर, द- सर 10 2:30 तो स्कूल से ही आते हैं सर। ऐसे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अवनी की ना इसके जस्ट इसके बाद क्लास होती है, उसको जाना होता है फिजिकली, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा 10-15 मिनट कर सकते हैं क्या? या चलो कोशिश करेंगे, अपनी एक काम करते हैं 4 से 5 ही रहने देते हैं, मैं कोशिश करूंगा 5 बजे एग्जैक्ट खत्म यस करें, सर। ठीक है? और उससे पहले ही थोड़ा सा और कोशिश करा करो, क्लियर? जरूरत पड़ेगी तो बाद में एक्स्ट्रा क्लास वगैरह रख लेंगे, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो 4 से 5 का अपना फिक्स है टाइम, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ। 4 से 5 फिक्स, डन, खत्म, खुश हो गया खत्म है, चलो खत्म हुई टेंशन। तो 4 से 5 का अपना फिक्स है, किसी को भी टीचर को, किसी और टीचर को बताना तो भैया बता देना, हमारा ये टाइम फिक्स हो गया है, MWF 4 से 5, डन। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, हमने समझा था पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जल्दी से, ठीक है? हाँ जी, तो हमने एक समझा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर? एंड उसके अंदर हमने ये बात करी थी कि ये अभी तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं प्रॉफिट, लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं होगा, मैंने बताया था ना आपको, ये अभी और भी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इतना छोटा सा नहीं होता है, इसके अंदर और भी चीजें आती है, वो क्या आती है और क्यों आती है वो हम आगे सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने सीखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 4:1 है, 5:1 है, तो इसका क्या मतलब है और इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं ऑन दी टोटल प्रॉफिट टू कैलकुलेट दी शेयर ऑफ दी पार्टनर, क्लियर? एंड देन उसके बाद हमने समझा था पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीमेंट होना, क्लियर? याद आ रहा है सबको? एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में फर्क समझाया था। परी का क्या फर्क होता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में? आर दी सेम और इज देयर एनी डिफरेंस? No, sir. Sir, partnership deed is a written agreement which is not necessary to sign. राइट, And जो oral agreement होती है वो जरूरी होती है. नहीं, सो ये लाइन ठीक नहीं एक्चुअली, आपने जो बोला ओरल एग्रीमेंट जरूरी होती है, नहीं नहीं, ओरल एग्रीमेंट जरूरी, एग्रीमेंट इज नेसेसरी, सो लेट मी करेक्ट यू। आपने जो बोला उससे पता क्या लग रहा है, रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट जरूरी है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ना कि ओरल एग्रीमेंट जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, तो अगर आपका रिटन एग्रीमेंट है फिर ओरल अलग से कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना। बात समझ आया? थोड़ा सा हल्का सा कम्युनिकेट करने में गलत हो गया, क्लियर हुआ गाइस? सो एग्रीमेंट इज नेसेसरी, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और अगर रिटन होता है तो उसे क्या बुलाते हैं, पार्टनरशिप डीड, क्लियर हो गया गाइस? हाँ परीक्षा, कोई डाउट है बेटा? और किसी को भी और किसी को डाउट है अभी तक हमने कल की क्लास में जितना, आई मीन लास्ट क्लास में जितना किया था उससे रिलेटेड, तो पहले पूछ सकते हैं। हाँ परीक्षा। सर पार्टनरशिप डीड पेज 2.3 पे ये 12th पॉइंट में समझ आया, वैल्यूएशन ऑफ गुड। 12th पॉइंट, चलो भाई 12th पॉइंट पे आते हैं। खोल लो भाई सब लोग, अपने पास बुक निकाल लो, कोई ऐसा जिसके पास अभी बुक नहीं है तो लेके आओ जल्दी से, क्योंकि रेफर करेंगे बार बार बुक को। हाँ जी, 12th पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये क्या है भाई? पहले तो ये बताओ, गुडविल पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है परीक्षा गुडविल? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। हाँ 11th में पढ़ा था हमने, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, पूरा बोलते हैं ना। फिक्स्ड एसेट में दो होते थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। बट इसको थोड़ा समझाओ ना, मतलब क्या इसका? फर्म की रेपुटेशन। रेप्यूटेशन, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपने थ्योरेटिकल वे में समझाया रेप्यूटेशन, और कोई तरीका समझाने का, किसी और तरीके से समझा सकते हो? जैसे वो एक ट्रेड क्रेडिट कंपनी होती है, वो रेटिंग देती है सी, पता नहीं उसको क्या था। उस हिसाब से गुडविल कैलकुलेट होती है, कुछ के लिए होता भी है सर्टिफाइड के, अगर 5 से ऊपर ना हो तो। ओके, वो जो आप रेटिंग की बात कर रहे हो ना, क्रिसिल होती है, एक क्रिसिल कंपनी होती है जो रेटिंग देती है, वो क्रेडिट रेटिंग देती है वो, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट बताती है, वो गुडविल वाली बात नहीं बता रही है एक्चुअली। वो क्या बताती है, क्रेडिट रेटिंग, कि इसको कितना उधार दिया जा सकता है, क्या ये टाइम से अपना उधार वापस करता है कि नहीं करता। सो इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद गुडविल, ठीक है? गुडविल के लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको जब 11th में पढ़ाया था तब समझाया था, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो सारे लोग, और क्यों जरूरत है तब समझ में आएगा जब पहले गुडविल क्लियर हो। मैंने समझाया था आपको, आप अगर कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, भूख लग रही है, हल्दीराम दिख गया, हाँ, तो क्या करोगे? अगर आपको हल्दीराम अच्छा लगता है मस्जिद, हाँ, तो अगर हल्दीराम दिख गया तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे चल यार यही खाना खा लेते हैं। और हल्दीराम के बराबर में एक और रेस्टोरेंट है, वैसे ही चमक रहा है, जगमगा रहा है, लेकिन उसका नाम आपने नहीं सुना, तो आप क्या करोगे? आप तो कहाँ खाओगे? हल्दीराम पे। क्यों खाओगे? क्या आपने वहां का शेफ देखा है कौन है? क्या आप जानते हो वहां का शेफ कौन है? चलो शेफ छोड़ो, ओनर पता है कौन है? नहीं पता, बट स्टिल आप हल्दीराम पे खाना खाओगे। क्यों खाते हो? दैट इज कॉल्ड गुडविल, क्योंकि आपको पता है हल्दीराम
जो ब्रांड नेम है इसने अपने हर जगह सारे आउटलेट्स पे एक ही तरीके से अपना जो भी उसका खाना सारा एक ही तरीके से बनता है, सब जगह एक ही तरह का फूड यूज होता है, फूड क्वालिटी मेंटेन होती है और सब जगह एक ही टेस्ट होता है। तो इसलिए आपको भरोसा है उसके ऊपर, आपको नहीं फर्क पड़ता कि कौन ओनर है उस हल्दीराम के आउटलेट का या कौन उसका शेफ है। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर हो गया? अब यहाँ क्या यूज है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलता रहेगा। परीक्षा, मान ले तू और मैं, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है? अभी करेंगे, चलो अभी करेंगे। अभी तू नाम बता दे, क्या नाम देना चाहती है बिजनेस का, और किस चीज का बिजनेस करना चाहती है ये भी बता दे। सर कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स का? अरे सबसे बढ़िया, आज की डेट पे तो इतना मतलब दो धंधे कभी नहीं बंद होते, एक गोलगप्पे का और एक कॉस्मेटिक्स का। हाँ, कभी बताया था ना 11th में सबसे प्रॉफिटेबल होता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, दो धंधे कभी बंद नहीं होते, एक कॉस्मेटिक्स का एक कपड़े का। दोनों धंधे बहुत अच्छे चलते हैं हमेशा, ठीक है? क्योंकि आप यूज करते रहते हो और आते रहते, पुराना चाहे पड़ा रहेगा लेकिन आता रहेगा सब। हाँ जी, तो कुछ नाम दे दे। नायका तो चलो, और नाम बता दे कुछ, क्या ले भाई, कुछ अच्छा सा नाम बता दे। एप्पल ब्लॉसम्स। एप्पल ब्लॉसम्स, चलो एप्पल ब्लॉसम्स। चलो, तो अब मान ले हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम दिया हमने एप्पल ब्लॉसम्स, ठीक है? हमने 15-20 साल लगा दिए उस इस ब्रांड को एक अच्छा, इस बिजनेस को अच्छा ब्रांड बनाने में, ठीक है? यानी हमने खूब मेहनत करी, अच्छे प्रोडक्ट निकाले, अच्छा प्राइसिंग रखा, और आज की डेट पे अब लोगों को ये प्रोडक्ट पता है। मान लेते हैं जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, सारे वो यूज करते हैं। लेट्स अज्यूम एप्पल ब्लॉसम्स। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि आप सब लोग यूज करते हो। अब क्या हुआ, कल को परीक्षा कहती है हो गया यार, बहुत हो गया सर आपके साथ, और नहीं हो रहा मेरे से, हमने पार्टनरशिप बहुत कर ली, अब मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं ये बिजनेस छोड़ना चाहती हूँ। चलो अगर ये रीजन ना भी रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, परीक्षा हो सकता है वो कह रही है कि मुझे कुछ और काम करना है, या फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता बिजनेस, इट कैन बी एनी रीजन। तो बंदा छोड़ के जाना चाह रहा है बिजनेस। अब ऐसे में क्या होगा, हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, जितना तुम्हारा पैसा लगा हुआ बिजनेस में से ले जाओ। परीक्षा कहेगी ये तो ठीक है भाई साहब, वो तो अच्छा है, वो जो 10-15 साल लगाया मैंने इस बिजनेस को, इस ब्रांड को बिल्ड करने में, उसका क्या? तो उस गुडविल में भी तो शेयर दो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? अब वो गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाए, ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। आप आगे जाके आप देखोगे एक पूरा चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आप किसी और तरीके से बोलोगे वैल्यू करने का, मैं किसी और तरीके से बोलूंगा, तो फिर क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि जिस समय हम पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं पहले ही बता दो कि भाई अगर कल को कभी भी जरूरत पड़ेगी गुडविल को वैल्यू करने की, तो हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। समझ आ रही है बात? फिर चाहे आप छोड़ के जा रहे हो, चाहे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई भी रीजन है, जब भी गुडविल की जरूरत पड़ रही है वैल्यू करने की, तो हमारे को पता है कि क्या मेथड लगेगा। क्लियर है गाइस? हाँ परीक्षा, और पूछो, और क्या डाउट है? हाँ जी गाइस, बाकी लोगों को, किसी और को कोई डाउट? हाँ जी बताओ सचली। जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से भी पूछ सकते हो आप, तो आप लास्ट वाली क्लास में जो कराया था वहां से भी कोई डाउट पूछ सकते हो, और जो मैंने होमवर्क आपको रीडिंग करने के लिए दिया था, समझने के लिए दिया था, उसमें मैंने कहा था अंडरलाइन करके आना जो समझ नहीं आए। हाँ जी पूछो सचली। सर इसमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये Very कौन good. सा एक्ट है? ये कौन सा एक्ट है? पता है आपको हिंदुस्तान में कितने सारे एक्ट है? हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्ट है। होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा फ्लेवर भी देने की कोशिश करी थी कि कोई भी चीज आपको रेगुलेट करनी है तो कैसे करोगे, उसको कहीं लिखना पड़ेगा ना यार, एक लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक लॉ बनाया गया। हमने अभी लॉ पढ़े, दो कौन से पढ़े थे? पार्टनरशिप एक्ट, क्या था पूरा बोलना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड, ये याद रखना, इतना याद रखना, सेक्शन से याद करने की जरूरत नहीं, इतना जरूर याद रखो। ठीक है, अब एक और एक्ट आप बात कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक एक्ट है जो कि बताता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब कहलाएगा, या पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये आएगा आगे, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो कब कहलाएगा कि वो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं सचलीन, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि चलो हम लोग एक बिजनेस शुरू करेंगे, या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद आप मुझे 50 लाख रुपए दो। मान लेते हैं आपने साइन कर दिया, लेट्स अज्यूम। तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो सर, पहले क्यों? उसको लॉ से कराना पड़ेगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप अगर, मैं स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हूँ और स्टैम्प पेपर पे साइन करा रहा हूँ, चलो बाकी सारी फॉर्मेलिटी सब करा दी, तो क्या ये वैलिड होगा फिर भी?
यस सर। नहीं, आंसर इज नो। अगर ऐसा वैलिड होगा ना तो मैं आज जाकर ना अंबानी के बच्चे से साइन करा लेता हूँ। अंबानी के बच्चे मतलब अंबानी के पोते से, है ना, जो आज की डेट पे जो जो उसका अभी छोटा सा बच्चा है ना, उससे जाके साइन करा लेता हूँ कि हाँ भाई, या उससे अंगूठा लगवा लेता हूँ कि कल को तेरी सारी जायदाद मेरी। तो वो वैलिड क्यों नहीं है? उसका रीजन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अगेन एक लॉ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, आप अडल्ट नहीं हो, अभी आप 18 साल के नहीं हो, ठीक है, जब तक आप नहीं होगे तब तक आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप कभी जाते हो ना अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, तो आपके ब्याह पे आपके पापा मम्मी एज ए गार्जियन साइन करते हैं, अगर आपने नोट किया हो। क्या है कभी? Yes, है ना, आपसे आपसे साइन भी करा लेंगे चाहे, लेकिन वो आपके पापा मम्मी से साइन जरूर कराएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि एज अ गार्जियन जब तक वो साइन नहीं करेंगे, आपके साइन करने की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, वो सब बातें वहां लिखी है। अगेन हमें आगे इस चीज के लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फ्लेवर दे दिया, आइडिया दे दिया, क्योंकि आपने पूछा क्या होता है। हमें इस कंटेक्स्ट में पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग कहाँ लिखा, मैं ये भी बताता हूँ, पेज नंबर 2.2 पे लिखा है, जो पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन। पहला पॉइंट 2 और मोर पर्सन जो है उसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। यहीं से पूछा था ससली? यस सर। हाँ, तो देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते, इनसे इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अगेन ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैंने इसके अलावा अभी आपको और बता दिया, 18 साल के नहीं हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है कि ये 2 लोग तो हैं ही जिनके साथ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ो क्या लिखा है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है? तो जो इंसेन है। और अच्छा, दोनों वर्ड ऐसे आ गए। इंसेन क्या होता है? तो थोड़ा आसान भाषा में समझाना भाई, सबको समझ में आए। मेंटली डिसऑर्डर है तो जिनको। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही है तू? क्या होता है इंसेन का मतलब? जो मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली डिसऑर्डर्ड है। क्या मतलब है इसका? मतलब समझ लेते हैं आसान भाषा में, पागल, ठीक है। लेकिन अब पागल का मतलब ये नहीं कि जो परमानेंटली पागल हो, टेम्परेरी पागल भी हो सकता है। हो सकता है जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और पागल भी जरूरी नहीं है। अनसाउंड माइंड का मतलब डायरेक्टली पागल मतलब नहीं है। पागल तो हम मैड बोलते हैं ना, मैड पर्सन नहीं लिखा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जो ढंग से सोचने समझने की शक्ति जिसकी काम नहीं कर रही। अब अगर सोचो किसी को हमने बहुत सारा शराब पिला दिया, लिकर पिला दी, तो उस समय जिस समय वो नशे में होगा, तो क्या ही इज इन अ कैपेसिटी और इन अ स्टेट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट? उस समय क्या वो अपनी सोचने समझने की शक्ति लगा सकता है क्या? आंसर इज नो। तो उस समय जिस समय वो इस तरह से ड्रंक है, ही इज अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है कि जो पागल होगा वही, नहीं, कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड मतलब जो अपना सोचने समझने की शक्ति नहीं लगा सकता। अब वो टेम्परेरीली उस समय के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, हाँ, जब वो उसका नशा उतर जाएगा देन ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह आगे क्या है, Yes. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब कई बार क्या होता है, लड़ाई छिड़ जाती है। एग्जांपल देता हूँ, लड़ाई छिड़ गई इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। फिर कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अगर किसी ने गदर पिक्चर देखी होगी, देखिए किसी ने गदर पिक्चर? एनीबॉडी? नहीं, थोड़ी पुरानी हो गई, आई नो, नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। मैं बताया, तो जब भी लड़ाई होती है तो क्या होता है, अच्छा मैं तेरा ये सामान नहीं लूंगा, वो कहती है, वो सामने से दूसरा देश कहता है मैं तेरा ये सामान नहीं लूंगा। आपस में नॉर्मली तो ट्रेड चलता रहता है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं एक दूसरे को सामान, है ना। क्लियर? अब होगा क्या, जैसे ही ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं भाई हम एक दूसरे से सामान नहीं लेंगे। तो क्या होगा, जो भी आपको पार्ट, अगर कोई आपका किसी के साथ वॉर छिड़ जाती है, तो वहां का कोई भी अगर सिटीजन है, तो आप यहाँ के सिटीजन वहां के सिटीजन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो इस तरह की सिचुएशंस है जो कवर होती है कि हु आर द पर्संस हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, और कोई डाउट बताओ सचली? सर अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी या बंद हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, बताओ कौन बताएगा भाई? चलो, हाँ परीक्षा, चलो बताओ, देखिए जरा क्या आंसर है इसका। तो फर्म मतलब बंद तो नहीं, बट हाँ वो रुक जाएगी, या तो रिकंस्ट्रक्ट करे या डिसॉल्व करे, वो रुक जाएगी पार्टनर्स क्या की होता है? मर्जी है। रुक जाएगी मतलब अब वो फंक्शन उस टर्म्स पे नहीं कर सकती कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी उस पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज कर सकता। नया कॉन्ट्रैक्ट या तो बनना ये होगा कहाँ या लिखा है? कहाँ लिखा है? पूरा। कहाँ लिखा है? वो क्लास में समझाया था। कौन सी क्लास में समझाया था? कूल। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते तो क्या होगा? तो डिसोल्यूशन।
आर यू श्योर? Yes. चलो चेक करके आना, टीचर से पूछना एक बार दोबारा से। चलो एक काम करते हैं, मैं एक आधा काम आधा आंसर आपको बता रहा हूँ, आधा आप चेक करके आओगे, ठीक है? दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक हो सकता है रिटायरमेंट, एक हो सकता है डेथ, ठीक है? एक हो सकता है रिटायरमेंट, एक हो सकता है डेथ। डेथ में तो मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरी लाइन सुनना ध्यान से, पूरी लाइन सुनना ध्यान से जो बता रहा हूँ, अनलेस अदरवाइज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। प्रत्युष इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड? ट्राई करो। उसका क्लॉज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। वेरी गुड। अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब क्या है कि अगर इसमें इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब तो उसको मानो, लेकिन अगर उसमें नहीं लिखा तो फिर हम जो बता रहे हैं उसको मानो, ठीक है? तो अनलेस अदरवाइज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तब तो जो लिखा है उसी को मान लेना, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? ऐसे केस में, डेथ के केस में तो डिसॉल्व हो जाएगी 100%। अगर कोई पार्टनर मर गया, इमीडिएटली आपकी फर्म डिसॉल्व, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो भी तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको नई फर्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये क्लॉज डाला ही नहीं अपनी पार्टनरशिप डीड में। आप या तो पहले ही लिख लो, अगर आपको ये सेव करना है तो क्या लिखते हैं, होता क्या है, इसीलिए तो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है कि ये सारी चीजें उसमें लिखी जाए। समझ आ रहा है इंपॉर्टेंस समझो पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड में हम ये सारी बातें लिखते हैं कि अगर कल को कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कल को कोई छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, उसका क्या रहेगा, कल को किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा, कैसे उसके अकाउंट सेटल करेंगे, सारी बातें उसी में लिखी होती। अगर वो नहीं लिखी गई तो क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ता है। इस बात को ध्यान से सुना आपने, क्या बोला मैंने? अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ता है और वहां देखना पड़ता है वहां क्या लिखा है, और फिर हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर डेथ का केस है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भैया आपको अपनी क्या नाम है, फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या कहता है, अपने आप चेक करो, मैं नहीं बताऊंगा, आप चेक करके आना नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं कि आपको आंसर सही मिलता है। क्लियर हो गया गाइस? तो अगर पहला आंसर तो यही, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है फिर तो वही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, तो फिर आप चेक करके बताओ कि क्या होगा, ठीक है? चलो ये होमवर्क दे दिया मैंने, और बताओ भाई सस्लीन, और कोई डाउट? नो सर। और सस्लीन का डाउट इसीलिए आया क्योंकि डेथ के बारे में तो उसको मिल गया था, रिटायरमेंट के बारे में नहीं मिला है ना सस्लीन? पता चल गया कि तुम पढ़ के आई है, पता चल रहा है, तो अच्छा लगता है मुझे कोई ऐसे सवाल पूछता है। तो डेथ के बारे में कहाँ लिखा है ये भी बता देते हैं। कहाँ है भाई डेथ? डेथ राइट्स में 2.4 पेज पे देखो भाई, 2.4 पेज पे आपको एक नीचे सेक्शन मिलेगा ब्लू कलर से हाईलाइटेड, उसमें 5th पॉइंट है। 2.4 पेज पे ब्लू कलर के सेक्शन में हाईलाइटेड दिख रहा है, 5th पॉइंट मिला। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of the partner। मिल गया सबको? नहीं मिला? परीक्षा नहीं मिला? 2.4 पे सबसे नीचे देख क्या लिखा है, एक ब्लू कलर का सेक्शन है जिसमें लिखा है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मिल गया? उसमें 5th पॉइंट। अब इसके आगे सेक्शन लिखा है, अब सवाल पूछता है बच्चे से सेक्शन याद करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो आइडियली सेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको, लेकिन इतना जरूर याद होना चाहिए जो हमने बात करी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013, ये दो जरूर याद रखो। अगर कल को आ जाता है कि बताओ भाई ऐसा हो सकता, क्या होगा अगर डेथ हो गई, तो आप पता कैसे लिखे होगे, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, अब सेक्शन तो याद नहीं है तो क्या लिखोगे, लिख लो इसको कहीं पे, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं रिपीट करता हूं, लिखो एज पर दी प्रोविजंस, PROVISION, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतना जरूर याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर आपको आगे 1932 बाई चांस याद नहीं है तो प्लीज 1964 मत लिख के आ जाना, मत लिखो 1932, फिर सिर्फ इतना लिख देना एज पर दी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, खत्म। ठीक है, गलत मत लिख के आओ, गलत लिखोगे तो अननेसेसरी गलत इंप्रेशन जाएगा। हालांकि इस चीज का मार्क्स कटना नहीं चाहिए, बट स्टिल अननेसेसरी गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, एज पर दी प्रोविजंस। क्लियर हो गया? और ये बात मैं आपको पता है कैसे बता रहा हूँ, जब हम सीए की भी पढ़ाई कर रहे होते थे तो सीए फाइनल में जाकर होता है कि सेक्शन से याद होने चाहिए, जब हम सीए इंटर में होते हैं यानी सेकंड स्टेज पे होते हैं तब भी आपको सेक्शन से याद नहीं है तो चलेगा, हम यही लिख के आते थे एज पर दी प्रोविजन से, तो ये हर जगह चलता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी, और अब क्या सवाल है बताओ बेटा।
सर प्रोविजन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आगे हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। लिखेंगे, किसी ने पूछा था मेरे से, मैं एक बार दिखा देता हूँ वापस भाई। देखो मैंने पूरा तरीके से नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेकंड जरा परीक्षा को मैं एडमिट कर दूं। हाँ जी, आई थिंक स्निग्धा ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, somebody asked me this question, जसलीन ने पूछा था। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, और ये डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे बेटा, जैसे यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखते थे ना, वो भी आएगा। और अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो फिर तो हमारे यहाँ भी क्या आएगा, पापा याद है, कहाँ गया भाई आरव? यस सर। क्या होता था पापा? पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो भी लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है? तो मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसे नहीं बनाया है जैसे हमारा बनता है, अदरवाइज ये सब आएगा। और इसके ऊपर क्या आता है, इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है? अगर मान ले परीक्षा और मेरी पार्टनरशिप थी और हमने बिजनेस किया था, अभी क्या नाम दिया था भाई उसका? एप्पल ब्लॉसम्स, ठीक है? तो अगर उसकी बुक्स बन रही हैं तो क्या आएगा, इन दी बुक्स ऑफ एप्पल ब्लॉसम्स। समझ आया? और उसके नीचे फिर आप ये लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। क्लियर हो गया गाइस? और मजे की बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन में अब ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, तो हमें ये दे रखा होगा ऑलरेडी, यानी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आ रही है बात? नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा होगा, हमें नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे? अब नहीं बताओ बेटा क्या डाउट है? सर माइनर पार्टनर जो उसमें करता है डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। ओके, वेरी गुड। बताओ भाई कौन आंसर करेगा इसका? क्या माइनर पार्टनर डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता है? क्या वो बोल सकता है यहाँ से माल खरीदो, यहाँ से मत खरीदो? क्या वो पार्ट ले सकता है? शगुन, हाँ या ना? नो सर। नहीं ले सकता। अवनी, वो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। माइनर, ध्यान से सुनना, माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी उसको सिर्फ हम प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, उसके अलावा वो उसके पास कोई और अधिकार नहीं है, वो किसी और राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जैसे नॉर्मली पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, क्या राइट्स होते हैं बता सकते हो? पहला राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर ऑन और बिहाफ ऑफ द फर्म, है ना? पहला ये होता है ना, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म, ये होता है। तो क्या माइनर कर सकता है इस राइट को एक्सरसाइज? आंसर इज नो। सेकंड होता है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, कि भाई जो भी बुक्स बन रही है, जो अकाउंट्स बन रहे हैं, कोई भी पार्टनर जाके देख सकता है। तो क्या माइनर देख सकता है? आंसर इज नो। समझ आ रही है बात? तो माइनर बाकी सारे ये जितनी भी राइट्स हैं उन सबको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है सर लेकिन हमारे टीचर ने कहा था कि वो देख सकता है बुक्स माइनर। बेटा, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड चीजों को देख सकता है। क्या क्या उसका प्रॉफिट कितना आया, या अगर वो डिटेल में जाना चाहे, मुझे लेजर दिखाओ, नहीं दिखा सकते हो। अगर वो डिटेल में जाएंगे ना कि लेजर दिखाओ, जर्नल एंट्री दिखाओ, वो सब नहीं देख सकता। वो सिर्फ क्या देख सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो प्रॉफिट एक्सरटेन कर सके कि उसका प्रॉफिट ठीक आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है उसका। माइनर को तो हम बेनिफिट दे रहे हैं ना यार, आप ये समझो। तो माइनर को कैसे हम उसको राइट दे देंगे कि भैया हाँ तू हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर ले ना, उसको तो उल्टा बेनिफिट दे रहे हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं ना, माइनर वाला केस समझो, ऐसा होता क्यों है। मान लेते हैं मैं और मेरी वाइफ पार्टनर है, ठीक है? हम दोनों मिलकर के कोई बिजनेस चला रहे हैं। हमने सोचा यार चलो यार, हमारा बच्चा भी बड़ा होगा, हमारे बिजनेस में आएगा, तो क्यों ना हम उसको अभी से अपना पार्टनर बना ले। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी खुद की मर्जी है कि वो हमारे साथ अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। यानी जब 18 साल से प्लस हो जाएगा तब क्या होगा, हमने तो पार्टनर ले लिया था, तब उसको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। और अगर उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा, देन ही विल हैव ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। जैसे एक नॉर्मल पार्टनर की राइट्स एंड लायबिलिटीज होती, उसी तरीके से उसकी भी होगी। एंड ही हैज टू टेक दैट डिसीजन विद इन 6 months ऑफ गेनिंग दी क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर उसको डिसीजन लेना है कि क्या उसको कंटिन्यू करना है एज अ पार्टनर और नॉट। ये भी मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ मिलेगा आपको इसी में, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। कोई बता सकता है कहाँ लिखा है? पेज नंबर 2.2 में। 2.2 पे देखो, ये लिखो माइनर एज अ पार्टनर में लिखा हुआ मिलेगा आपको, फर्स्ट पॉइंट में 3rd पैराग्राफ। तो इसीलिए मैंने जो ये पहले 4 आपको बोले हैं ना पेज पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है भाई ये।
इन 4 पेजेस के अंदर आपके ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफी सारे बन सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो अभी अपने को नहीं पता आपके करंट सेशन के लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या टर्म 1 टर्म 2 वापस रहेगा इसी तरीके से जैसे अभी था, या आपका एक ही पेपर होंगे साल के एंड में, नोबडी नोज, अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी हमें तैयारी करनी चाहिए उसी तरीके से जैसे हमने मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को जब कराया था ना, तो मैंने उनको सिंपल बोला था, मैंने कहा बेटा चाहे टर्म 1 टर्म 2 आए, चाहे आपका ये एमसीक्यू आए, चाहे आपका सब्जेक्टिव आए, हमें तो तैयारी समझना है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हमें पहले बेसिक क्वेश्चंस करने आ जाए, तो इसलिए उन सब की टेंशन नहीं लेनी है। समझ आ रही है मेरी बात कि आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें अभी समझने से मतलब है, अभी हम समझ रहे हैं और जो क्वेश्चंस हमें बुक में दिए अभी हम वो कर रहे हैं। अगर उसके बाद एमसीक्यू पैटर्न पे आया तो मैं अलग से कराऊंगा एमसीक्यू, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर? अगर लेकिन आया तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर एमसीक्यू नहीं भी आया ना तो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आते ही है एमसीक्यू में। ठीक है, अगर आपका सब पूरा का पूरा मान लो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ साल के एंड में, एक ही पेपर हुआ, ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव हुआ, तब भी उसमें कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 मार्कर क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस बहुत है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ आरम बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या डाउट है। सर राइट्स ऑफ पार्टनर्स का 5th पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। पढ़ते हैं जरा। राइट्स ऑफ पार्टनर का 5th पॉइंट कह रहा है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, यानी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो कह रहा है ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन, तो उसका अधिकार है कि उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा एट द अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अग्रीड का मतलब क्या हुआ अरब? अग्रीड का मतलब क्या है? सर वो उन्होंने पहले जब पार्टनरशिप डीड कर रहे थे तो उसमें लिखा होना चाहिए। वेरी गुड, तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं अग्रीड रेट। तो अगर उस पार्टनरशिप डीड में लिखा है 12% इंटरेस्ट देंगे, 15% देंगे, 80% देंगे, जो परसेंटेज लिखी है 2% देंगे, जो भी परसेंट लिखा है, एग्री किया है आपने आपस में दोनों पार्टनर्स ने, ठीक है, उस बेसिस पे आपको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उस रेट पे आप इंटरेस्ट दोगे इस लोन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ये रेट अग्रीड नहीं है तो ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप क्या करोगे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे लोन के ऊपर। क्लियर? ये लोन कौन सा है? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, जो किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है। हाँ सचलिन, लास्ट डाउट लेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, और कोई डाउट होगा आपका तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ सचलिन बताओ बेटा। सर एक जो एजेंट प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप है उसमें कौन डिसीजन लेगा और कौन फॉलो करेगा? कौन समझाएगा ये वाला पॉइंट? नहीं अच्छा पॉइंट है। उल्टा था, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। नहीं नहीं उल्टा तो नहीं हो सकता बेटा, लिखा तो सेम ही होगा, मतलब सेम है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बताओ, बट स्टिल कौन बताना चाहेगा? लेट्स सी, रेज योर हैंड गाइस, कौन बताना चाहेगा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप को कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ स्निग्धा। तो एजेंट डिसीजंस लेता है और बाकी सारे पार्टनर्स अग्री अगर नहीं भी करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो कैसे भी वो एक्शन अगर नेगेटिव लाइक लॉसेस में अगर ओके तो मैं एक सिचुएशन देता हूँ, चलो स्निग्धा क्लियर करना कि इस केस में क्या होगा, और सचलीन ध्यान से सुनना, फिर बताना कि क्या आप स्निग्धा से अग्री करते हो या नहीं। स्निग्धा, मान लेते हैं आप, मैं और सचलीन तीनों पार्टनर है, ठीक है, मान लेते हैं, क्लियर, और एप्पल ब्लॉसम, चलो वो तो परीक्षा के साथ है, कुछ और कुछ भी अज्यूम कर लो। हाँ तो कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं मिलकर के और हम तीनों पार्टनर। अब कल को मान लो ये देख लो, ये पीछे दिख रहा है ना फर्नीचर, मैं यही करता हूँ ना यार, इसी का पार्टनरशिप बिजनेस कर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके लिए जो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, मैं कहूंगा लेट से आर के फर्नीचर से लेके आएंगे अब, या आर के टिम्बर, कोई भी नाम दे दो, आर के टिम्बर से हम लकड़ी लेके आएंगे, ठीक है। ससलीन कहती है नहीं, वहां से नहीं लाएंगे। ससलीन किसी और को प्रपोज करती है कि किसी और से लाएंगे, मान लो वो कहती है अरम से लेके आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, अरम ट्रेडर्स से, लेट्स अज्यूम, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आरके से लाना चाहिए, क्लियर हो गया स्निग्धा। मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग आप भी कहते हो आरके से लाना चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, क्या मैं आरके से लेके आ सकता हूँ अपने आप? हाँ जी बताओ, ला सकता हूँ? ससलीन बताओ, क्या मैं आरके से लेके आ सकता हूँ? चाहे ससलीन कहती है नहीं आरके से नहीं अरम से लेना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। सर ला सकते हो, इसी को मेजॉरिटी। ओके मेजोरिटी हो गई, चल यार चेंज करते हैं फिर एग्जांपल, मेजोरिटी हो गई ना, कह रही है स्निग्धा भी मान गई, राहुल भी मान गए, तो ला सकते हैं। चलो स्निग्धा यू आर आउट ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ मैं और ससलीन पार्टनर है, ठीक है।
क्लियर है सस्लीन? मैं आरके से लेके आना चाहता हूँ, क्या मैं आप लेके आ सकता हूँ? सर अगर आप मेरे से पहले पूछ रहे हो तो फिर तो नहीं, अगर आप खुद ले आए तो ले आ सकते हो। अच्छा, अगर मैंने पूछ लिया तो अरे सस्लीन ने मना कर दिया, आप तो मना कर दिया, आप तो मैं कैसे लेके आऊँ, उसकी बात गलत हो जाएगी है। अच्छा ध्यान से सुनो क्या होता है, अब इस केस में समझा रहा हूँ क्या होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ठीक है? एजेंट का मतलब है कि यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, ठीक है? तो यानी कि एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है? या बोल सकते हैं ऑफ दी ऑल दी पार्टनर्स कलेक्टिवली, उन सबका एजेंट माना जाता है। मतलब क्या हुआ, यानी मैं आपके बिहाफ पे एक्शन ले सकता हूँ, तो मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है आइडियली। समझ आ रही है मेरी बात? तो मुझे तो आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं अगर जाकर के लेके आया, आप कल को मना नहीं कर सकते कि तुम कैसे लेके आ गए यार, यहाँ से नहीं लेके आना था, कहीं और से लाना था। अब मैं ले आया, अब जो भी नुकसान होगा फायदा होगा सबको भुगतना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है भाई? किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। ये तो हो गया एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ये क्लियर हो गई बात। अब सवाल उठा कि अगर हम मान लो एक से ज्यादा पार्टनर है, मतलब जो भी पार्टनर है सब आपस में मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से लाना चाहिए कहाँ से नहीं लाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे केस में मैंने और सस्लीन ने डिस्कस किया, मैं कह रहा हूँ आरके से लाने चाहिए, सस्लीन कहती है कि अरम से लाना चाहिए, अरम ट्रेडर्स से। तो क्या करें ऐसे केस में? क्या इंडिविजुअल पार्टनर अपनी कैपेसिटी में क्या इंडिविजुअल कोई भी पार्टनर डिसीजन लेके आ सकता है? आंसर इज यस। सस्लीन भी लेके आ सकती है आराम से, मैं भी लेके आ सकता हूँ आरके ट्रेडर से। ऐसा कुछ नहीं है कि मेजोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। तो मेरा भी अधिकार है बिजनेस करने का फर्म के बिहाफ पे, और आपका भी है। क्लियर? पर ऐसे तो यार बिजनेस खराब हो जाएगा, ध्यान से सोचना। आप कहोगे आप अपनी जिद पे अड़े हो, मैं अपनी जिद पे अड़ा हूं, तो ऐसे में क्या करें? इसी वजह से, इन्हीं वजहों से, अगर हम ये वजह बात कर रहे हैं ना, इन्हीं वजहों से क्या करते हैं हम? पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हालांकि एक बेसिक इनहेरेंट नेचर होता है कि पार्टनरशिप इज टू बी कैरिड ऑन, बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, उसमें मेंशन किए जाते हैं कि इन डिसीजंस के लिए आपको पहले आपस में कंसल्ट करना पड़ेगा, और अगर मेजोरिटी फेवर में होगी तभी आप इन डिसीजंस को कर पाओगे। समझ आया सस्लीन? क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर ये नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में, देन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फिर आप रोक नहीं सकते कि नहीं भाई तो आरके से मत लेके आ। क्लियर हो रहा है गाइस सबको? ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। नंबर 2, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो हमने जो बिजनेस बनाया उसका एक अकाउंट खुलेगा ना, तो बिजनेस का एक अलग अकाउंट खुलता है बैंक में जाके। अब उसको ऑपरेट कौन करेगा? क्या राहुल कर सकता है, क्या सस्लीन कर सकती है, या दोनों को साइन करने जरूरी है? समझ आ रही है?